जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र खुश एनसीसी गुरु। आज आप लोग के लिए एनसीसी मॉडल प्रश्न पत्र पहला लाया हूं, जो एबीसी सर्टिफिकेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप ए में हैं तो यदि लर्न कर रहे हैं तो बी में बेनिफिट होगा। यदि आप बी में हैं और लर्न कर रहे हैं तो सी में बेनिफिट होगा। अर्थात हमारा जो एनसीसी ग्रुप है, ये एनसीसी ग्रुप है जो पेपर कराता है, तो एक ही मॉडल पेपर होता है। अर्थात जो एग्ज़ाम सेट होता है उसमें से 50% वही क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं। तो यदि आप इस मॉडल प्रश्न पत्र को लर्न कर ले रहे हैं तो आप 50% मार्क्स अचीव कर लिए। तो चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और अपने लर्न मोड में आते हैं। मैं ऑडियो लर्न मोड इसलिए करा रहा हूं कि आप लोग अपने कार्य करते रहेंगे और मेरे वीडियो को डाउनलोड करके ईयरफोन लगाकर या ब्लूटूथ लगाकर या मोबाइल से सुनते रहेंगे और अपने कार्य भी करते रहेंगे। एक साथ में आप अपना वर्क एंड एनसीसी सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। तो आज आप लोग के लिए फटाफट मैं आप लोग को क्वेश्चन बताऊँगा, फिर उसके बाद आंसर भी दूंगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर और डाउनलोड कर लीजिए और कान में लगा लीजिए लीड और पढ़ते सुनते रहिए और अपने कार्य करते रहिए। गाने की जगह सिर्फ आप एनसीसी का वीडियो सुने, वो भी ऑडियो और मॉडल प्रश्न पत्र है। चलिए चलते हैं फटाफट। और आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन है कि ड्रिल का उद्देश्य क्या है। यदि आप लोग को आ रही है तो अपने मन में ही उसे दोहराएं और नहीं आ रही है तो ध्यानपूर्वक सुने। ड्रिल का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, आत्मविश्वास बढ़ाना। नंबर 2, अनुशासन की भावना उत्पन्न करना। नंबर 3, आचरण, चुस्ती फुर्ती, प्रतीत एवं शारीरिक मानव में सुधार, आदेश के तत्काल एवं निर्विवाद आज्ञा पालन के गुण का विकास। अब नंबर 2, रिक्त स्थान भरो। अब रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक। खुली लाइन चल में खाली स्थान कदम लिए जाते हैं। अब आप बताइए कि खुली लाइन चल में कितने कदम चले जाते हैं? तो 1.5 कदम, ठीक है। आगे और पीछे केवल 1 कदम चलने की अनुमति होती है। आगे और पीछे केवल 1 कदम चलने की अनुमति होती है। विश्राम की स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी खाली स्थान कितनी होती है? तो 12 इंच। परेड में खाली स्थान कदम के बाद थम किया जाता है, तो 15 कदम के बाद थम किया जाता है। डबल मार्च में कदम की लंबाई खाली स्थान होती है तो 40 इंच। रिक्त स्थान भरो। आधा दाहिने मुड़ में स्क्वाड्रन कितना डिग्री मुड़ता है, यानी कितने की जगह खाली स्थान है तो 45 डिग्री। तेज चल में दोनों कटरों के बीच की दूरी डैश इंच होती है तो 45। दाहिने सज में स्क्वाड्रन डैश इंच का 1 कदम आगे बढ़ाती है तो 15 इंच। सावधान की स्थिति में अंगूठा के बीच का कोण डैश डिग्री का होता है 30 डिग्री। पीछे मुड़ में स्क्वाड्रन 180 डिग्री पर मुड़ती है। सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? जिस तरह हम अपने पिता को पैर छू के नमस्कार करते हैं, उसी तरह हम अफसरों को सलामी देकर उनका सम्मान करते हैं। तो सलामी देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये तो हमेशा काम आएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, तो दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास लाएं। ध्यान रखें कि सभी उंगलियां परस्पर सीधी मिली हुई हों, हथेली पूरी खुली हो तथा उंगलियां कलाई और केहनी एक सीधी रेखा में हो। नंबर 2, तर्जनी उंगली का सिरा दाहिनी हाथ की भौं के मध्य के निकट हो। 3, हाथ को कुछ क्षण का निश्चित विराम दें। 4, हाथ को चुस्ती से सीधा नीचे गिराएं और सावधान की मुद्रा में आ जाएं। राष्ट्रीय सैल्यूट किससे दिया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबीसी सर्टिफिकेट में श्योर है कि ये क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय सैल्यूट किस किस को देते हैं। तो राष्ट्रपति को, राज्य के राज्यपाल को, और भारत के राष्ट्रपति को, और राष्ट्रध्वज को। यानी राष्ट्रध्वज को, भारत के राष्ट्रपति को और राज्य के राज्यपाल को, 3 लोगों क्या करते हैं? राष्ट्रीय सैल्यूट देते हैं। सावधान की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? यदि आप एनसीसी कैडेट हैं और ड्रिल करते होंगे तो आप तो इसे विचार कर भी लिख सकते हैं कि सावधान में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है।
सावधान खड़ा कैसे होते हैं, तो वही है। तो देखिए नंबर 1, शरीर एकदम सीधा स्थिर किंतु अकड़ा हुआ न हो, सिर ऊपर हो, आँखों एवं कदम सामने सीधे देखते हुए स्थिर हों, थोड़ी सीधी खड़ी गर्दन सीधी कॉलर को भरते हुए हो, कंधे वर्गाकार और नीचे की ओर खींचे हुए हों, सीना उठा हुआ हो, दोनों हाथ शरीर के साथ पैंट की सिलाई से पीछे सीधे सटे हुए, कोहनी सीधी, उंगली आधी मुट्ठी बांधे हुए वो अंगूठा सामने की ओर हो, घुटने सीधे हो और शरीर का वजन दोनों पाँवों पर समान हो, दोनों एड़ी मिली हुई हों, पंजे परस्पर 30 डिग्री के कोण पर हों। ये था हमारा सावधान की स्थिति। अब हम लोग थोड़ा वेपन ट्रेनिंग यानी शस्त्र प्रशिक्षण के बारे में जानते हैं। राइफल से गोली चलाने की कार्रवाई का अनुक्रम लिखो। यदि हम राइफल को से गोली चलाते हैं तो किस अनुक्रम में चलाते हैं, तो नंबर 1 लक्ष्य की स्थिति, नंबर 2 श्वास नियंत्रण, नंबर 3 गोली चलाना, नंबर 4 अनुगमन। अब इसके विस्तार से देखते हैं। तो लक्ष्य की स्थिति क्या है, एमिंग, तो लक्ष्य के निशाने पर आने पर ट्रिगर पर प्रथम दबाव डालें। श्वास नियंत्रण, ब्रीथिंग, लक्ष्य पर निशाना लगाने से पहले श्वास को काबू में करना चाहिए। जब फोरसाइट लक्ष्य पर आ जाए तो श्वास धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। गोली चलाना, फायरिंग, सही निशाना लक्ष्य पर आते ही ट्रिगर पर दूसरा दबाव डालना चाहिए। गोली चलाने के 1 या 2 सेकंड तक उंगली और सिर को यथावत बिना हिलाए रखना चाहिए। अनुगमन, फॉलो थ्रॉट, जब तक गोली बैरल से बाहर न निकले तब तक निशाना, एम और पकड़ होल्ड बनाए रखना चाहिए। गोली के लक्ष्य पर लगने तक इसी प्रकार उसका अनुगमन करना चाहिए। नंबर 2 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य निर्धारण के नियम क्या है। यदि आप युद्ध मैदान में हैं और आपको लक्ष्य निर्धारण करना है तो लक्ष्य निर्धारण करने की एम क्या है वो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू। तो लक्ष्य पर दृष्टि केंद्रित करें जिससे कि आपके रेटिना पर उसका एक स्पष्ट चित्र बन सके और आप लक्ष्य का केंद्र पा सकें। इसके बाद आंखें फोरसाइट पर केंद्रित करें, राइफल को सही ढंग से पकड़ें और सीधे रखें। बाईं आंख बंद करें और फोरसाइट पर दृष्टि केंद्रित करें। बैक साइड यू से फोरसाइट को देखें, यह इसके मध्य में दिखाई देने चाहिए। फोरसाइट की नोक मध्य एवं यू की भुजाओं के स्तर पर सीधी करनी चाहिए। नंबर 9 क्वेश्चन है, एक अच्छे निशानेबाजी के गुण क्या हैं। अगर आप अच्छे शूटर हैं तो आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए या होते हैं। तो नंबर 1 अच्छा निशाना बांधना, राइफल पर अच्छी पकड़ हो, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, मजबूत पकड़, मजबूत शिस्त, मजबूत ट्रिगर ऑपरेशन होना चाहिए। राइफल को लोड करना और मैगजीन को चार्ज करना, इन दोनों बातों में क्या अंतर है। राइफल को लोड करना और मैगजीन को चार्ज करना, इन दोनों बातों में क्या अंतर है। जब राइफल के चैम्बर में राउंड होता है तो यह स्थिति राइफल की लोड होने की होती है और जब सभी राउंड मैगजीन में होते हैं तो यह स्थिति मैगजीन के चार्ज होने की होती है। जिस तरह मोबाइल से बैटरी को निकाल देते हैं और बैटरी चार्ज कर देते हैं तो क्या हो गई कि हमारे मैगजीन चार्ज हो गई, और हम मोबाइल में लगा देते हैं तो क्या हो गई कि हमारा राइफल मतलब मोबाइल लोड चलने लगी तो वो हमारी अगर मैगजीन लगा देते हैं राइफल में तो हमारी राइफल क्या होती है, लोड हो जाती है। रिक्त स्थान भरो, राइफल की सफाई के लिए फैलाइन का आकार 4 × 8 होता है। 7.62 mm SLR के मैगजीन की क्षमता डैश राउंड होती है तो 20 राउंड। 7.62 mm SLR के ट्रिगर पर डैश दबाव डाले जाते हैं 2। 7.62 mm SLR के केवल मैगजीन का वजन 255 ग्राम होता है। 7.62 SLR के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो बट होता है, पिस्टल ग्रिप, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर, मैगजीन, हैंड गार्ड, कैरिंग हैंडल, बैरल, गैस प्लग, फोरसाइट, पिस्टन, ब्रिज ब्लॉक, बैक साइड, इंजेक्ट लाइट, बॉडी कवर। यदि हमें SLR को पहचानना है तो उस पर क्या होता है कि हैंड गार्ड होता है, दूर से ही पहचान लो कि नहीं वो SLR है। फिलहाल SLR को 12वीं से निकाल दिया गया है और हमें NCC कैडेटों को OT के लिए दिया जाता है। सत्य अथवा असत्य लिखें। 7.62 mm LMG 5 ग्रुप में खोली जाती है, क्या ये सही है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि सत्य अथवा असत्य है। ये बताइए कि 7.62 mm LMG 5 ग्रुप में खोली जाती है, क्या ये सही है। तो कौन कौन से आप कमेंट में बताएंगे,
हाँ ये सही है। 7.62 mm SLR में 6 खांचे होते हैं। क्या 7.62 mm SLR में 6 खांचे होते हैं? होते हैं तो यस सही है, नहीं होते हैं तो गलत है। तो होते हैं तो सही है। .22 लॉक्स राइफल की मैगजीन की क्षमता 10 राउंड की होती है। हाँ होती है, नहीं भी होती है। 5 राउंड का भी होता है, 10 राउंड का भी होता है। अब ये पता करना पड़ेगा कि राइफल कौन सा है, उसमें मैगजीन छोटी लगी है बड़ी लगी है, तो इसको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं। यदि 5 राउंड की भी आती है 10 राउंड की आती है तो ये सही है। .22 लॉक्स राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है। यस सही है। .22 डिलक्स राइफल का कैलिबर .22 मिमी होता है। अब ये पूछ रहा है कि .22 डिलक्स राइफल की कैलिबर यानी बोर क्या होता है? .22 mm होता है, तो गलत है। ये mm नहीं होना चाहिए, इंच होना चाहिए। आप बी केयरफुल डेट लर्निंग टाइम। ओके। भारत अब राष्ट्रीय अखंडता देखते हैं। कहते हैं ना कि हमारा भारत एकता में अनेकता, अनेकता में एकता है, तो देखते हैं अखंडता क्या होती है। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य क्या हैं? परमाणु बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की उपलब्धता, विश्व बाजारों के लिए माल का उत्पादन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विकास का संतुलन, गांवों का आधुनिकीकरण, सड़कों से जोड़ना और विद्युतीकरण करना। नंबर 15, देश के विकास के लिए राष्ट्रीय अखंडता क्यों आवश्यक है? देश के विकास के लिए राष्ट्रीय अखंडता क्यों आवश्यक है? तो देश के विकास के लिए राष्ट्रीय अखंडता निम्न कारणों से आवश्यक है। नंबर 1, देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए, देश के विकास और प्रगति के लिए, गरीबी और निरक्षरता के उन्मूलन के लिए, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संस्कृति एवं धर्म के विकास के लिए, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी ज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, राष्ट्र की गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए, समाज सुधार एवं लोक कल्याण के लिए, विदेशी संबंधों को प्रगाढ़ बनाए और विश्व के देशों के बीच बेहतर स्थान पाने के लिए। अब बताओ सत्य सत्य आ गया, ठीक है। सुलह ए कुल सभी के साथ शांति की नीति अकबर द्वारा अपनाई गई थी। सही है। तो किस सन में अपनाई गई थी? कमेंट करके बताइए। नए देवताओं का प्रभाव और पूजा अर्चना के नए तरीके द्रविड़ द्वारा भारत में लाए गए। गलत है। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो माल कमाओ की नीति अपनाई थी। सही है या गलत है? गलत है तो सही क्या है कमेंट कीजिए। नहीं आता है तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, माल कमाने की नहीं, ठीक है। यीशु मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था। गलत है। गौतम बुद्ध भारतीय राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। सही है। युवा किन सामाजिक बुराइयों के लिए नहीं बोलकर व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्रीय निर्माण में सहयोग दे सकते हैं? यदि आप युवा हैं तो देखिए और लर्न कीजिए और इसे सुधारिए। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में व्यक्तिगत योगदान देने के लिए निम्नलिखित कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने देश का सेवा करना चाहते हैं तो ओनली फॉर आर्मी में या नेवी एयरफोर्स में जाकर ही नहीं आप देश की सेवा कर सकते हैं। आप खुद को एक सज्जन बनाइए। सुने हैं ना कि सब कुछ भी बनने से पहले मानव बनिए, तो पहले मानव बनिए, उसके बाद एक सच्चे इंसान बनिए। और ये आपके जो अभी क्वेश्चन है कि वह किन सामाजिक बुराइयों के लिए नहीं बोलकर व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? युवाओं को राष्ट्र निर्माण में व्यक्तिगत योगदान देने के लिए निम्न कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप सच्चे देशभक्त हैं तो ये कार्य आपको नहीं करने चाहिए। नंबर 1, नशीली दवाओं का सेवन। नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। दहेज मांगना। नंबर 2 में दहेज मांगना है। यदि आप देश सेवा करना चाहते हैं तो दहेज नहीं मांगेंगे। यदि दहेज मांगे तो फिर देश सेवा कहाँ? आप भी वही हुए जो जनता कर रही है, तो फिर आप अलग कहाँ हैं यार? अलग बनो। नंबर 3, अवैध यौन संबंध रखना। अवैध यौन संबंध रखना, पता चलता है इधर दो, पता चलता है उधर दो, हो गया है, ये आप देश सेवा कर रहे हैं। असामाजिक गतिविधियों में संलिप्तता, वंचितों का शोषण करना, बाल श्रम करवाना, परीक्षा प्रतियोगी आदि में अनुचित साधनों का प्रयोग, रिश्वत लेना अथवा देना।
इस क्वेश्चन का अर्थ है कि भ्रष्टाचार को जिस तरह से आप रोक सकें, यानी स्वयं रोकें, देश रुक जाएगा। आप स्वयं रुकेंगे तो देश रुक जाएगा, आप स्वयं विकास करेंगे तो देश विकास कीजिएगा। आप जो कार्य करते हैं, आप मान लीजिए कि आर्थिक रूप से 2-4 लाख कमा लिए, तो हमारे देश में भी इंक्लूड है कि आपके देश में इतनी इकोनॉमिक है, तो ये सोचिए कि आपके ऊपर ही देश डिपेंड है, ओनली फॉर आपके ऊपर देश डिपेंड है। चाइनीज क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पे मेरा देश टिका हुआ है। लेकिन इंडियन वाले कहते हैं कि नहीं, देश पे हम टिके हुए हैं। बोलते हैं कि देश ने हमें क्या दिया। अरे यार, हम बोलते हैं कि आपने देश को क्या दिया? देना है तो देश को नंबर 1 इकोनॉमिक दो ना। हार्ड वर्क करो, सुबह मॉर्निंग में 2 बजे जगो, उधर शाम को 10 बजे सो, पूरे दिन हार्ड वर्क करो, हमारा देश नंबर 1 पे चलेगा। यहाँ पे तो कई संप्रदाय हैं जिससे हमारा देश पीछे जा रहा है। छोड़ो, खैर अपने टॉपिक पर आते हैं। नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं: सजगता, सुव्यवहार, साहस, निर्भीकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, पहल करना, ईमानदारी, विवेकशीलता, न्यायप्रियता, ज्ञानमुख, निष्ठाभाव, विनोद प्रियता, युक्तिपूर्यता, निस्वार्थ भाव। ये नेतृत्व के गुण हैं। एक अच्छे व सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 सच्चाई, नंबर 2 ईमानदारी, पवित्रता, अनुशासन, निस्वार्थ, निष्ठा, निष्पक्षता, समानता, विश्वास, सहायता, सम्मान करना। यदि 10 मार्क का ये क्वेश्चन है कि एक अच्छे व सफल नेता के 10 गुण लिखो, तो आप क्या करेंगे कि ये लिखेंगे ऐसे। सच्चाई लिख लिए तो यहाँ पे लिखोगे झूठ न बोलना, चोरी न करना आदि। ईमानदारी लिख लिए तो शुचिता। पवित्रता लिखे तो निष्कपटता, विचारों के कार्यों में निर्विकार भाव। अनुशासन, नियम व मानदंडों का स्वतः पालन। निस्वार्थता, निजी स्वार्थ व आत्म केंद्रित की भावनाओं से दूर बलिदानी। निष्ठा, व्यक्ति, संस्था, समाज एवं देश के लिए निष्ठा। निष्पक्षता, बिना भेदभाव के सही निर्णय लेना। समानता, सभी के साथ समान व्यवहार करना। विश्वास, किसी की विश्वसनीयता, योग्यता व शक्ति पर दृढ़ विश्वास करना। सहायता, किसी की मदद, प्रोत्साहन अथवा अनुमोदन करना। सम्मान करना, किसी की उसके गुण के लिए प्रशंसा की भावना करना। धारणा क्या है? धारणा चुनने अथवा छांटने की एक प्रक्रिया है जो हमें अप्रासंगिक अथवा विघटनकारी जानकारी से बचाती है। जिस तरह हमें बड़े बड़े एप्पल रखे हुए हैं, तो हम उसमें से ऐसा चूज करेंगे जो ताज़ा हो, बड़ा हो और मस्त हो, किधर से भी कोई प्रॉब्लम न हो, अर्थात 1 नंबर का हो। उसी तरह धारणा है। हमारे जो आर्मी फौज या कोई भी डिफेंस या कोई भी जॉब लेने जाते हैं, तो हम सेवों के भंडार हैं, और हमारी जो सरकारी संस्था है उन सेवों में से वैसा सेव चुनेगी जो देखने में एकदम खूबसूरत हो, खाने में स्वादिष्ट हो, लाइटगर हो, चमक हो। ये नहीं कि छोटा हो, टेढ़ा हो, सड़ा हुआ हो, गला हुआ हो, वो तो लेगा नहीं ना। जस्ट तो अपने लाइफ को ऐसा बनाओ कि तुम एक अच्छे सेव बनो, ताकि हर किसी को तुम आकर्षित कर सको। ओके, नेक्स्ट। एक नेता कौन होता है? एक नेता वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों को संसाधनों को प्रभावित कर देता है। अब एक नेता देख लो। एक नेता वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है। नेता कितने प्रकार के होते हैं? नेता 3 प्रकार के होते हैं ना। जन्मजात नेता होते हैं, जैसे राजा महाराजा में चला जाता था। यहीं पे देख लीजिए, यादव जी का है, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव जन्मजात चल रहा है। प्रशिक्षित नेता, अंगीकृत नेता। कर्तव्य की क्या परिभाषा है? कर्तव्य को नैतिक अथवा विधि, दायित्व और एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो अपने वरिष्ठ जनों, सहयोगी और अधीनस्थों के प्रति उचित एवं उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य होते हैं? यदि आप एक अच्छे नागरिक हैं तो आपका कर्तव्य क्या है? नंबर 1, देश के प्रति निष्ठावान होना, वह सभी नियमों का पालन करना। यहाँ तो यार बाइक चलाते हैं तो हेलमेट नहीं लगाते हैं, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, ट्रक चलाते हैं तो ओवरलोड लाते हैं, और ये कहते हैं कि मैं देश सेवा करता हूँ। देशभक्त होना और देश की स्वतंत्रता कायम रखना। देशभक्त होते हैं, जातिवाद करते हैं,
दलित वर्ग देखते हैं, तू चमार है, तू डोम है, तू कोयरी है, तू अहीर है, तू बुनिहार है, तू ठाकुर है, ये सब देखते हैं और बोलते हैं कि हम अच्छे नागरिक हैं। निस्वार्थ सेवा भाव रखना, निस्वार्थ सेवा भाव रखना, जातिवाद भाव नहीं रखना, निस्वार्थ सेवा भाव रखना, निस्वार्थ सेवा भाव रखना, कर्तव्य की भावनाओं रखना, कार्य करने की भावनाओं रखना, 8 घंटे की ड्यूटी 6 घंटा करना, वो भी आधे मन से, आए गए गए आए गए गए, और सोचते हैं कि इंडिया नंबर 1 पे चले। निस्वार्थ सेवा भाव, अगर कर्तव्य की भावना रखना है तो 8 घंटे की जगह 10 घंटे ड्यूटी कीजिए ना। सरकारी संपत्ति की देखभाल और रक्षा करना, सरकारी संपत्ति, स्कूल कॉलेज मेडिकल अस्पताल, ये सब सरकारी संपत्ति का रक्षा करना है। और जब दंगा करना हो तो सरकारी बस, रोडवेज पूरा फूक फाक दो, हॉस्पिटल थाना सब फूक दो, ये हमारे अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। सरकारी संपत्ति का देखभाल और रक्षा करना, चरित्र उच्च रखना, हाँ चरित्र उच्च रखना, इधर उधर ताक झाक करना, चरित्र उच्च रखना है। अपने अधिकारियों के साथ साथ अन्य नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान करना। यहाँ तो सिर्फ अपनी अधिकार चलती है, अन्य नागरिकों का क्या अधिकार है, वो तो सब हमसे छोटे हैं, ये सोच रख के चलते हैं। बट नॉट माइट डिस्टर्ब यू टू लर्न, बट सिचुएशन इज वेरी इमोशन। एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य होते हैं, तो लर्न कीजिए। आप स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट ही हैं, एनसीसी होल्डर होने वाले हैं, तो आप लोग को मैं सोच रहा हूँ प्रिपेयर कर दें, लेकिन वास्तव में यार लाइफ वही होती है जो मस्त होती है, यानी एक अच्छे नागरिक की तरह किसी ने कहीं से कुछ कह ना दे, बट कहीं ना कहीं लेकिन हो जाता है। देश के प्रति निष्ठावान होना व सभी नियमों का पालन करना, देशभक्त होना और देश की स्वतंत्रता कायम रखना, निस्वार्थ सेवा भाव रखना, कर्तव्य की भावनाओं रखना, सरकारी संपत्ति की देखभाल व रक्षा करना, चरित्र उच्च रखना, अपने अधिकारों के साथ साथ अन्य नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा क्या होती है? आपदा से तात्पर्य किसी भी प्राकृतिक अथवा मानव रचित दुर्घटना से है जो किसी क्षेत्र में आपदा दुख दर्द उत्पन्न कर देती है और जिससे निपटने के लिए स्थायी संसाधन पर्याप्त नहीं होते हैं। बाढ़, सुनामी, भूकंप आदि इसी प्रकार की आपदाएं। अरे हम तो कहते हैं कि आपदा में सबसे बड़ी आपदा है कि आप खुश क्यों हैं, आप इतने विकास क्यों कर रहे हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी आपदा है। इसी से तो आपकी दुश्मन बढ़ते हैं, इसी से तो आपकी आपदाएं पड़ती हैं कि आप खुश क्यों हैं, आप इतने विकास क्यों कर रहे हैं। अरे यार इसे छोड़ो, प्राकृतिक आपदाओं के विषय में संक्षेप में लिखिए। प्राकृतिक आपदाएं प्राय 3 प्रकार की होती हैं, वायु संबंधी, जल संबंधी, भूमि संबंधी। तो वायु संबंधी तूफान, चक्रवात, बवंडर आदि। जल संबंधी बाढ़, अकाल, बादल फटना, भारी बारिश, सुनामी आदि। भूमि संबंधी भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी फटना आदि। मानव रचित आपदाओं के विषय में संक्षेप में लिखिए। विभिन्न प्रकार के मानव रचित आपदाएं, यातायात दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, आग लगना, वनों की आग, संदूषण, विषाक्तता, आतंकवादी गतिविधियां, परिस्थितिक संबंधित, युद्ध संबंधित। सबसे बड़ी भयंकर रोग कोरोना चला है, ये भी तो प्राकृतिक ही रोग है, क्योंकि अभी तक इसका आज 2 अगस्त हो गया, 3 अगस्त हो गया, बट नॉट कोविड-19 मेड इन मेडिसिन। तो ये भी तो एक महामारी है जिससे आज करोड़ों लोग भी इस कोविड-19 से प्रभावित हैं और लाखों मर चुके हैं। तो हम उन मरे हुए लोगों के लिए सत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। बट हमें चाहिए कि अपना सोशल डिस्टेंस और मास्क लगा के चलें। यदि रोड पे चलते हैं तो हमेशा हेलमेट लगा के चलें, यानी अपने से अपना सुरक्षा बनाए रखें। आप देखते होंगे कि यदि आप कोई वर्क का अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बी केयरफुली टू वर्क एंड अदर पर्सन डेट गिव द प्रोजेक्ट ऑफ डेट कन्फ्यूजन। तो हम कहते हैं कि यदि आपके ऊपर दूसरे लोग यदि नियम लगाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, बट आप अपने ऊपर ही नियम लगा के रखें तो आप उसमें सक्सेस होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।